जी डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। चलिए आज 10 मिनट कॉन्सेप्ट में हम लोग शुरू करते हैं। आज एलोट्रॉप्स को शुरू करना है। एलोट्रॉप्स आपको सिखाएंगे। आपको ये 10 मिनट के अंदर पूरा एलोट्रॉप्स आपको आ जाएगा। देखिए एलोट्रॉप्स के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके पास में एलोट्रॉप। हमारे पास में एलोट्रॉप बेसिकली देखा जाए किन कौन सा एलोट्रॉप पढ़ने हैं तो मुझे सर कार्बन का एलोट्रॉप पढ़ना है, डायमंड का एलोट्रॉप पढ़ना है और किसका पढ़ना है, सल्फर का पढ़ना है। सर कार्बन के हमारे पास कितने प्रकार के एलोट्रॉप है? सर डायमंड है, ग्राफाइट और फ्लोरीन है। और फास्फोरस के हमारे पास में व्हाइट फास्फोरस है, हमारे पास व्हाइट फास्फोरस है और रेड फास्फोरस है और ब्लैक फास्फोरस है। ठीक है, ध्यान से सुनना कि हमारे पास कौन कौन से फास्फोरस को पढ़ने हैं। डायमंड, ग्राफाइट और फ्लोरीन ये सब एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। मैं इसको पूरा क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ाने वाला हूं आपको। सल्फर के अंदर देखा जाए तो S8 अल्फा सल्फर है और S8 बीटा सल्फर है और S6 और S2 है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? कार्बन के बारे में, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डायमंड्स और ग्राफाइट, फिर फ्लोरीन की बात करते हैं। सर सबसे पहला सवाल ये है कि लिखा हुआ है कि डायमंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर डायमंड कैसा है? इट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला क्वेश्चन है कि इट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। नो सर, इट इज नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। सर ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर ये मॉलिक्यूलर सॉलिड ना होकर के कैसा है? सर ये कोवेलेंट सॉलिड है। कैसा है सर? कोवेलेंट सॉलिड है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा कोवेलेंट क्यों सर? मॉलिक्यूल थोड़ी, ये तो बहुत जाइंट मॉलिक्यूल हो जाता है ना। तो जाइंट मॉलिक्यूल क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इट इज अ कोवेलेंट सॉलिड। लिखा इट इज द इनर्ट विद रिस्पेक्ट टू एसिड एंड बेस। यस सर, ये इनर्ट है। किससे? एसिड और बेस से इनर्ट है। हाँ सर, ये समझ में आया कि ये तो सर गलत हो गया। और इट इज इनर्ट विद रिस्पेक्ट टू एसिड बेस। बिल्कुल सही बात है सर, ये इनर्ट है। ठीक है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और आप देखते हो ना, हाथ में अंगूठी में पहनता हो, अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो पता लगता है जो अंगूठी पहने हुए हैं डायमंड वाली, वो लिए तो इतनी बड़ी थी, हो गया बहुत छोटा। ठीक है, वो रिएक्ट करता गया, एटमॉस्फेयर से भी रिएक्ट करता गया। ठीक, लिखा इट इज द हार्डेस्ट अमंग नेचुरली नोन सब्सटेंस सो इट कैन बी यूज्ड एज एब्रेसिव। हाँ सर, आप देखे होंगे शीशे को काटने के लिए हमेशा डायमंड का यूज किया जाता है। तो ये इतना हार्ड होता है कि किसी दूसरे किसी कंपाउंड को काट सकता है। ठीक है, तो इट इज द हार्डेस्ट अमंग नेचुरली नोन सब्सटेंस सो इट कैन बी यूज्ड एज एब्रेसिव। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, ये पूछते हैं कि इट इज अ प्योरेस्ट एलोट्रॉप ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डैंगलिंग बॉन्ड। सर इट इज अ प्योरेस्ट एलोट्रॉप ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डैंगलिंग बॉन्ड। सर ये एकदम स्टार्टिंग में गलत बात है, क्योंकि जब आप फ्लोरीन पढ़ रहे होंगे तो फ्लोरीन के अंदर एक बात दे रखा है कि इट इज फ्लोरीन जो होता है वो प्योरेस्ट एलोट्रॉप होता है। क्यों? क्योंकि वो डैंगलिंग बॉन्ड उसके अंदर एब्सेंट होता है। डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है कि कोई भी डायमंड जो होता है ना, तो उसके आउटर सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटमॉस्फेयर के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब बॉन्ड बना लेंगे तो उसकी प्योरिटी तो खत्म हो ही जाएगी, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर से बॉन्ड बनाया हुआ है तो कहीं ना कहीं वो इंप्योरिटी उसके अंदर क्रिएट हो चुकी होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज प्योरेस्ट एलोट्रॉप ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डैंगलिंग बॉन्ड? नहीं सर, इट इज इम्प्योर एलोट्रॉप। कैसा होगा ये? सर ये इम्प्योर एलोट्रॉप होगा। और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैंगलिंग बॉन्ड। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? तो हमारे पास में हम स्टेटमेंट इसको सही भी करते जा रहे हैं, गलत भी करते जा रहे हैं। देखिए ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, ये वाला हमारा सही है, ये वाला गलत हो गया। लिखा इट इज मोर डेंस बट थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल देन ग्राफाइट। सही बात है एकदम, ये मोर डेंस होता है। ठीक है, मोर डेंस क्यों होता है? क्योंकि ये एक चारों बॉन्ड बनाते हैं, हर कार्बन अपना चारों बॉन्ड बना रखा होता है। ठीक है, तो इट इज मोर डेंस बट थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल ग्राफाइट। ये भी बात सही है सर। अगर मैं देखें तो क्या पूछ सकता हूं, इट कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम ग्राफाइट एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। सर ग्राफाइट से हम डायमंड बना सकते हैं? तो सर ग्राफाइट से अगर आपको डायमंड बनाना है बेटा, ग्राफाइट से अगर आपको डायमंड बनाना है, अगर ग्राफाइट से डायमंड बनाना है तो ग्राफाइट से डायमंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सर ग्राफाइट से डायमंड बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो सर ग्राफाइट से डायमंड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो ग्राफाइट से डायमंड के लिए हमें करना यह है कि आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? लो टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, और प्रेशर कैसा करना पड़ेगा? हाई प्रेशर करना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी तो बढ़ानी है। तो प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही तो बढ़ेगा। तो कई बार दिमाग में आता है कि सर जो पेंसिल का निब होता है वो भी क्या होता है? ग्राफाइट होता है। और जो पेंसिल की लिड होता है वो ग्राफाइट होता है कि नहीं? तो उस ग्राफाइट को हम क्या करें? दबा दबा के डायमंड बना दे। बेटा पागल हो जाओगे, बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ती है, 35,000 ATM की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट लिखा इट इज इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल इंसुलेटर। हाँ सर इलेक्ट्रिकल, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, लेकिन थर्मली नहीं। मतलब आप एक बात बोलें कि अगर आपके पास में डायमंड का रॉड है तो डायमंड के रॉड से अगर किसी डायमंड के रॉड से अगर करंट लगा दें कि कहीं पे करंट फ्लो हो रहा है, वहां पे डायमंड का रॉड रख दे तो आपके हाथ में करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर कहीं पे आग जल रही है और डायमंड का रॉड रखेंगे तो वो धीरे धीरे रॉड भी हीट होगा और आपका हाथ भी गर्म एहसास हो रहा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डायमंड इज अ थर्मली कंडक्टर और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर? बहुत सही बात है एकदम। सर इसमें एक चीज पूछ लेता है कि कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है? तो 150 पिकोमीटर होता है। कितना होता है बेटा? 150 पिकोमीटर। ठीक है, तो सर ये तो हमारे पास में हो गया 150 पिकोमीटर, ये हमें समझ में आ गया। ठीक, तो ये हमारे पास में रही बात किसकी? डायमंड की। बस इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। आपको ये फिगर भी दे रखा है, एनसीईआरटी का फिगर उठा करके मैंने एज इट इज दे दिया है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं
किसकी, ग्रेफाइट के बारे में। सर ग्रेफाइट क्या होता है? सर ग्रेफाइट इज अ लेयर। अच्छा इसके अंदर एक चीज और पूछ लेता है सवाल, इसके अंदर एक सवाल और पूछ लेगा कि बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर sp3 होगा तो इसका शेप कैसा होगा सर, टेट्राहेड्रल होगा। तो ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो केमिकल बॉन्डिंग की बातें हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक, अब मैं बात करता हूँ किसकी, ग्रेफाइट के बारे में। तो सर ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं तो इट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एकदम सही बात है, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये देखिए सर, एक लेयर ये बन गया पूरा और एक लेयर ये पूरा बन गया। हर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ग्राफीन बोलते हैं। ठीक है, और एक लेयर दूसरे लेयर से जुड़ा होगा। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड जो होता है 141.5 पिकोमीटर होता है, और दो लेयर के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है बेटा, 340 पिकोमीटर। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमारे पास में दोनों चीज समझ में आ गई मुझे। इट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और ईच लेयर इज कॉल्ड ग्राफीन। सर ये भी बात सही है आपकी, सर ईच लेयर इज कॉल्ड ग्राफीन, ये भी बात सही है। सही है, दोनों पॉइंट हमारे सही हो गए। सर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लेयर नियरली इक्वल टू कार्बन कार्बन। सर पूछा है कि दो लेयर के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा, दो लेयर के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ के बराबर होगा। तो सर गलत बात है ना, देखिए यहाँ पे 141 और दो लेयर के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है, 340 पिकोमीटर। तो ये भी बात हमारी, ये क्या हो गई बेटा, गलत हो गई बात है ना। नेक्स्ट लिखा है इट इज अ गुड लुब्रिकेंट एंड इट कैन बी रिप्लेस ऑयल एट इवन हाई टेम्परेचर इन मैकेनिकल सिस्टम। तो बात को समझो बेटा कि जब कभी भी हाई जो मशीन होती है ना, जो 200-300 केल्विन टेम्परेचर पे जो चल रही, मतलब 200-300 डिग्री सेल्सियस पे जो चल रही होती है, तो उसके अंदर आप मोबिल डाल दोगे तो मोबिल तो क्या होगा, वो ऐसे ही उसका तो बॉइलिंग पॉइंट ही 100-110 होता है, मान लीजिए 100-150 भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो बॉयल हो जाएगा। तो वहां पे तो हम कोई ऐसा लिक्विड डाल नहीं सकते, तो वहां पे क्या डालते हैं, इसको डालते हैं। ये क्यों मतलब मैकेनिकल सिस्टम में ये क्या होता है, लुब्रिकेंट के तरीके से क्यों काम करता है, क्योंकि ये जो दो लेयर के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो कैसा होता है, वंडर वॉल बॉन्ड होता है। तो जो वंडर वॉल बॉन्ड होगा तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे क्या करेगा, लेयरिंग में जो है क्या होगा, इसके अंदर मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट होगा तो क्या हमारे पास लुब्रिकेशन के जैसा काम कर सकता है, ये सब बिल्कुल लुब्रिकेशन के जैसा काम कर सकता है। तो हमारे पास में इट इज अ गुड लुब्रिकेंट एंड कैन बी रिप्लेस ऑयल एट इवन हाई टेम्परेचर इन मैकेनिकल सिस्टम। एकदम सही बात है सर। इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय HNO3। सर सारे स्टेटमेंट सही हैं, क्यों सारे सही हैं? इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों, क्योंकि सर देख लीजिए आप, हर कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रखा है। कितना बना रखा है बेटा, हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है, 3। एक ये, हाँ देखिए अब यहाँ पे, अब देखा जाए, अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, कितने बॉन्ड बना रखा है, 3। ये कार्बन है, 3 बॉन्ड बना रखा है, तो इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा होगा कि नहीं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इट कैन बी ऑक्सीडाइज बाई कंसंट्रेटेड HNO3, और ये ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। ठीक, अगर ग्राफीन का, अब इसके लेयर की स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर दिख रहा है। अच्छा, ग्राफाइट का हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो 0 होता है, डायमंड का 190 होता है, 1.90 होता है, और फ्लोरीन का कितना होता है बेटा, 38.1। तो हमारे पास में ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया। सर मैं आपको बता दिया कि ये देखिए, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, बात बराबर है। तो हमारे पास ग्राफाइट भी हो गया। सर ग्राफाइट के बाद में आते हैं फ्लोरीन के बारे में। तो फ्लोरीन की बात अगर मैं करूं तो फ्लोरीन क्या होता है बेटा, फ्लोरीन इट इज अ कोवेलेंट सॉलिड। यस सर, एकदम सही बात है। इट कोवेलेंट सॉलिड होता है, नहीं सर कोवेलेंट नहीं होता, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल है ना। फ्लोरीन को हम लोग क्या बोलते हैं, C60 भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कि 60 कार्बन के एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको C60 बोलते हैं। और ये कैसा होता है, कोवेलेंट नहीं सर, कोवेलेंट नहीं होता, इट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये मॉलिक्यूलर होता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ पेंटागन एंड हेक्सागन रिंग। यस सर, ये पेंटागन और हेक्सागन रिंग दोनों से मिलकर बना होता है विद sp2 कार्बन। ये एकदम सही बात है, क्योंकि आपको ये देखें स्ट्रक्चर इसका जो दिखाऊं मैं, देखिए यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा होगा, देखिए ये पेंटागन रिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये पेंटागन दिख रहा होगा, ठीक। और आपको ये जो बड़ी वाली रिंग दिख रही है, देखो ये वाली जो रिंग दिख रही है, ये देखो ये पेंटागन दिख रही है, इसमें हेक्सागन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6, जहां पे देखिए डॉट वाला बना है वो सारे के सारे हेक्सागन रिंग है। ठीक, तो मैं इसको बोल सकता हूँ इट कंसिस्ट ऑफ पेंटागन एंड हेक्सागन रिंग विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सही बात है। इट शो एरोमेटिक नेचर। यस सर, इसको क्या होता है, जब इसको हम लोग इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ घूम करके वो 4n+2 रूल को फॉलो कर लेते हैं और इसके अंदर जो है एरोमेटिसिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक, और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डैंगलिंग बॉन्ड इट इज अ प्योरेस्ट एलोट्रॉप। यस सर, ये प्योरेस्ट एलोट्रॉप होता है क्योंकि इसके अंदर एब्सेंस होता है, मतलब डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है, एब्सेंट होता है। सर इन फ्लोरीन C60 देयर आर 20 पेंटागन एंड 12 हेक्सागन रिंग। बिल्कुल गलत बात है सर, 20 पेंटागन नहीं, 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन रिंग होते हैं। ठीक, और इन फ्लोरीन देयर आर 180 कार्बन कार्बन रिंग। सर इसको भी तरीका होता है, जैसे 60 है ना, तो 60 को क्या कर लीजिए, जितने भी कार्बन का बॉल होता है 60 को 3/2 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो गया, 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 30, तो ये कितना आ जाएगा 90। ठीक है, 90 कार्बन कार्बन लिंक होंगे, तो ये भी गलत हो गया हमारे पास में। ठीक, तो
अब हमारे पास इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्पार्कलिंग ग्रेफाइट, ये देखिए एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिख रखा है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द स्पार्कलिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड अंडर हाई पोटेंशियल डिफरेंस इन इनर्ट एटमॉस्फेयर। एकदम सही बात है, ये इनर्ट एटमॉस्फेयर में जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करते हैं, स्पार्कलिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे जब हीट कराते हैं तो ये फ्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। बस इतनी बात है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसको सॉसर बॉल भी बोलते हैं और इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये हो गया एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जिसमें 3 पॉइंट में हम आपको कवर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फास्फोरस का एलोट्रॉप। सर फास्फोरस का एलोट्रॉप देख लीजिए, हमारे पास में दो मतलब बेसिकली हमको पढ़ना कितने होते हैं, 3, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। सबसे पहले चीज इसको देख लीजिए आप, सिंपल सिंपल सर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, P4, और इसका रेड फास्फोरस का P4 का मतलब ये क्या होता है, पॉलीमराइज होता है। सर स्ट्रक्चर क्या होगा, सर ये देखिए डिस्क्रीट यूनिट होता है, टेट्राहेड्रल होता है, इसके अंदर बॉन्ड एंगल जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा सा बॉन्ड एंगल जो दिख रहा है वो 60 मतलब 60 डिग्री का होता है। यहाँ पे जो होता है ये भी, ये टेट्राहेड्रल यूनिट ये भी होता है, लेकिन ये क्या होता है, पॉलीमेरिक होता है, एक दूसरे से सब जुड़े होते हैं। सर ये रिएक्टिव ज्यादा होता है, सर ये क्यों रिएक्टिव होगा, सर आइसोलेटेड है, एक अकेला है तो रिएक्टिव ज्यादा होगा। ये लेस रिएक्टिव होता है, मेल्टिंग पॉइंट सर अकेला है ये तो लो होगा, सर ये काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं तो सर हाई होगा। सॉल्युबिलिटी सर ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल क्यों होता है, क्योंकि सर ये पोलर होता है, सॉरी नॉन पोलर होता है, और ये भी क्या होगा, वाटर इनसॉल्युबल है, नॉन पोलर होगा। सर अगली बात इसकी करें, सर सॉल्युबल इन CH2CCl4, यस सर सॉल्युबल होगा, ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा होता है साइज में इसका। टॉक्सिसिटी सर व्हाइट फास्फोरस ज्यादा टॉक्सिक होता है और ये क्या होता है, लेस टॉक्सिक होगा। सर एक्शन ऑफ हीट की बात करें तो एक्शन ऑफ हीट को समझना जरूरी है कि जब 473 केल्विन पे 473 केल्विन पे व्हाइट फास्फोरस को हीट किया जाता है तो एक इसमें कन्वर्ट होता है बीटा ब्लैक में, ठीक। और जब ये 803 केल्विन पे रेड फास्फोरस को किया जाता है तो अल्फा ब्लैक। तो ब्लैक दो तरीके के होते हैं, बीटा ब्लैक और अल्फा ब्लैक। बीटा ब्लैक कैसे बनता है, व्हाइट फास्फोरस को जब हीट करेंगे कितने टेंपरेचर पे, 473 पे, और अल्फा ब्लैक का बनता है 803 केल्विन पे जब रेड फास्फोरस को हीट करेंगे। केमिलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी मतलब सर ये क्या होता है, जो फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस होता है, वो एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, P4O10 बनाता है, बाकी एक लाइट निकलता है, ठीक है। तो आप कभी भी देखे होंगे, जो सुना होगा कि जब कभी भी किसी को जला दिया जाता है, मतलब कभी इंसान किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो उसको जलाया जाता है, तो कई बार होता है कि हमारा जो खैर अंतिम संस्कार जब किया जाता है तो अंतिम संस्कार के बाद में वो जो बॉडी होती है वो रात में भी जलती रहती है। तो रात में जब जलती रहती है तो होता क्या कि कई बार रात में जब लोग वहां से निकलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कोई लाइट चमक रही है। तो होता क्या, वो फास्फोरस एयर के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा होता है, वो जब मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, तो वहां पे लाइट निकलेगी और लोग कहते हैं कि सर आत्मा आ गई, भूत मैंने देखा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो फास्फोरस से चमकता है, ठीक है। तो व्हाइट फास्फोरस ही होता है, क्योंकि हमारे बोन्स में क्या होता है बेटा, व्हाइट फास्फोरस होता है, तो वो ल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी को शो करता है, और ये शो नहीं करता है। रेड फास्फोरस क्या करता है, शो नहीं करता है। बात बराबर है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक फास्फोरस। सर ब्लैक फास्फोरस के दो फॉर्म होते हैं, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक। बीटा ब्लैक कैसे बनता है, जब व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पे हम लोग हीट करते हैं। अल्फा ब्लैक का बनता है जब रेड फास्फोरस को 803 केल्विन पे हम लोग जब ब्लैक करते हैं। इट कैन बी सब्लिमाइज्ड इन एयर एंड हैज ओपैक मोनोक्लिनिकल एंड रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर। सर देखिए ये पहले के टाइम पे जरूरत थी मोनोक्लिनिकल और रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में। कहां पे जरूरत थी, जब सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ते थे ना, तो वहां पे हमको 22 तरीके के ब्रेवियास लेटिस पढ़ाए जाते थे। 22 तरीके के ब्रेवियास लेटिस पढ़ते तो उनसे कितने स्ट्रक्चर बन के आते थे, 7 स्ट्रक्चर। 7 स्ट्रक्चर में कौन कौन बनता था, कटोर HMT। कटोर HMT का मतलब CTORHMT, मतलब क्यूबिकल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल कटोर हो गया, और H फॉर हेक्सागोनल, और फिर मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इस तरीके से हमारे पास बनते थे, लेकिन अब वो चैप्टर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो खत्म हो चुका है, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे, है ना। और इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, ये सही बात है, ब्लैक फास्फोरस ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ऑक्सीडाइज कौन होता है बेटा, व्हाइट फास्फोरस ही होता है। सर इसके कुछ रिएक्शंस भी हैं, इसके सिंपल हाइड्रोलिसिस से देखिए, आपको ये ज्यादातर सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पे P4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है। सर यहाँ पे देखें तो कितना है, सर -3 हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या देखा था, तो 4 +1, तो ये +1 हो गया, ये -3 हो गया, और ये कितना हो गया, 0। तो 0 से अगर -3 और +1 में अगर गया है कोई, तो रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। यस सर, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा ये। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का पार्ट है, तो इसको याद करना भी जरूर है हमारे लिए। सर कोवेलेंट हाइड्रोलिसिस की बात करें तो कोवेलेंट में क्या होता है, जब कोई बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब किसी को ऑक्सीडाइज करता है मतलब हाइड्रोलाइज करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट हाइड्रोलिसिस। तो ये भी देखो सर वही तो बनेगा, NaH2 और ये क्या होगा बेटा, PO2, NaH2 और PO2 ये बनेगा, NaH2 PO2। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा सर, +1, और यहाँ क्या होगा, -3, और ये 0 है, तो 0 से -3 और +1 में गया तो ऑक्सीडाइज भी हुआ, रिड्यूस भी हुआ, तो क्या ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। तो ये दोनों फास्फोरस के रिएक्शंस याद करना है, ठीक है। लास्ट हमारे पास कौन सा बेटा, सल्फर। अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर में हमारे पास में कौन कौन से एलोट्रॉप हैं, तो सल्फर का एलोट्रॉप हमारे पास में कौन सा, S8 है, S8 अल्फा और S8 बीटा और S6 और S2। सर बेसिकली हमें कौन सा पढ़ना है, S8 के अल्फा बीटा सल्फर के बारे में पढ़ना है। सर इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला S8, इसका भी S8। सर इसका
स्ट्रक्चर क्या होगा सर, ये भी क्राउन शेप, ये भी क्राउन शेप। इसका अरेंजमेंट जो होगा 3D में ये ऑर्थोरोम्बिक होता है, ये मोनोक्लिनिक होता है। बस यही जरूरी है याद करना कि अल्फा सल्फर ऑर्थोरोम्बिक और बीटा सल्फर मोनोक्लिनिक। सर डेंसिटी की बात करें तो इसका डेंस ज्यादा होगा, मोर होगा, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। और मोनोक्लिनिक क्या होगा, लेस होगा। ये मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है 112, ये थोड़ा सा ज्यादा और अच्छा हो जाता है, तो ये क्या होगा 119 पे, बात बराबर 119 डिग्री सेल्सियस पे। मैं प्रॉपर्टी की बात बताऊं, सॉल्युबिलिटी इन H2O, ये भी वाटर इनसॉल्युबल है, ये भी वाटर इनसॉल्युबल है, क्योंकि ये भी कैसे होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं। सॉल्युबिलिटी इन CH2Cl4, सर ये सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, सब डिस्क्रीट यूनिट है तो सारे सॉल्युबल होंगे। सर सोर्स ऑफ फॉर्मेशन, सर अल्फा सल्फर कहां से बनता है, रोल सल्फर से। रोल सल्फर मिलता है, रोल सल्फर हम लोग अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो रोल सल्फर से क्या बनता है, अल्फा सल्फर। और हाँ अल्फा सल्फर। और बीटा सल्फर कैसे बनता है, अल्फा सल्फर से। कैसे सर, अल्फा सल्फर को जब मोर देन 369 केल्विन पे हीट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, बीटा सल्फर। तो सर अगर बीटा सल्फर से अल्फा सल्फर कब बनेगा, अगर बीटा को लेस देन 369 होता है तो वो अल्फा में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन 369 पे ये दोनों के दोनों जो है फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है आपके एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखा है, तो आप ये सब याद रखिएगा बेटा, ये सब आपके काम आने वाला है। ठीक, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं S6, तो S6 के अंदर क्या याद करना है आपको सर, S6 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, चेयर फॉर्म होता है, और इसकी बॉन्ड एंगल और इसका बॉन्ड लेंथ याद करना 102 डिग्री होता है, 105 होता है। 102 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि सर इसके पास में लोन पेयर होगा, तो लगभग 104 के आसपास जो वाटर के अंदर आता है वैसे इसका भी आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा और कम हो जाता है लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से, इसके साइज की वजह से। ठीक, और S2 के बारे में बात करें तो S2 के अंदर भी कहानी यही पूछी जाती है कि जैसे O2 पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि O2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 16, और 16 इलेक्ट्रॉन होने के बाद अगर देखा जाए तो MOT के हिसाब से वो कैसा होना चाहिए था, डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन होता कैसा, पैरामैग्नेटिक। उसी तरीके से सल्फर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन 32 है, 32 के होने की वजह से इसका होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, लेकिन होता कैसा है, पैरामैग्नेटिक। लेकिन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कब शो करेगा, जब टेंपरेचर कितना होगा, 1000 केल्विन से ज्यादा होगा, बात बराबर है। तो यहाँ पे मोर देन 1000 केल्विन के ऊपर ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, और ये O2 की तरीके से। तो हमारे पास ये बेसिकली हमने आपसे 3 चीजें बताई। हमने कहा कि कार्बन के बारे में मैं थोड़ा सा कार्बन को डिटेल में पढ़ाया। क्यों कार्बन को डिटेल में पढ़ाया, क्योंकि जब पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे तो पी ब्लॉक ने यही कह रखा है कि हमको फर्स्ट एलिमेंट के बारे में हर कुछ चाहिए, और फास्फोरस सल्फर सेकंड एलिमेंट है। तो आपको थोड़ा सा भी अगर आइडिया हो गया, अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया ना, तो आपको आपसे क्वेश्चन नहीं गलत होगा अगर एग्जाम में आ गया ना। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एग्जाम में जिस तरीके से भी रिलेटेड क्वेश्चन जहां से भी पूछ सकता है, मैं उसको सारे कवर करने की कोशिश करूंगा। ये 10 मिनट के कॉन्सेप्ट के अंदर लगभग आपको मैं 50 से 100 कॉन्सेप्ट ऐसे डिस्कस करने वाला हूं, जहां से आपको 15 से 20 क्वेश्चन एज इट इज आपके नीट में यहीं से पूछे हुए होंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलिए कि क्वेश्चन यहीं से मैं दिखा दूंगा जब आपके एग्जाम के बाद का पेपर होगा। ठीक है, तो आज यहाँ पे 10 मिनट से ज्यादा हो गया हमारा, लगभग 16 मिनट हो गया है। खैर टॉपिक बहुत बड़ा था, तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।